नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक और महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक हम 30 रुपए किलो जो गेहूं बढ़िया से बढ़िया होता था, 23-24 रुपए किलो भी होता था, वो 46-45 रुपए किलो पे पहुंच गए हैं। और अब फिर से गेहूं की महंगाई की मार पड़ने वाली है। क्यों पड़ेगी? क्योंकि अब की बार फिर से मुसीबत वही पुरानी वाली आ गई है, नया संकट आ गया है और हमारे सर पे यूक्रेन और रूस की लड़ाई की महंगाई आके खड़ी हो गई है। कैसे हुई है, क्या हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से नए घटनाक्रम हुए हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण गेहूं महंगा हो सकता है, इसको थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा। और आज यही विश्लेषण हम करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। कहानी शुरू होती है रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच के एक नए घटनाक्रम से। हो ये रहा है कि जो रूस के पुल वगैरह हैं उसके बीच बीच में जाके यूक्रेन कुछ कुछ कर देता है। अब ये जो युद्ध है इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ा जा रहा है। भैया मैं ये भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा, युद्ध लड़ूंगा लेकिन ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, वो नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और उसी में लड़े जा रहे हैं। तय कर दिया अमेरिका ने, भाई साहब ऐसा है कि आप इनके घर पे बम नहीं गिराना, आप जो है जेलेंस्की को मरवाओगे नहीं, आप जो है ये नहीं करोगे, आप इनका सामान जा रहा है वहाँ नहीं रोकोगे, वगैरह वगैरह। ऐसा युद्ध है ये। और इस युद्ध के बीच में एक क्रीमिया में एक पुल है। उस पुल के ऊपर से रूस क्या करता है कि वो अपना रसद ले जा रहा है। क्रीमिया मतलब ऐसे यूक्रेन, ऐसे समझ लीजिए चौकोर यूक्रेन है, तो उसके नीचे की तरफ एक क्रीमिया जगह है। अब वहाँ रूस से क्रीमिया के लिए जाने वाला जो रास्ता है, क्रीमिया भी रूस के पास ही है, उस रास्ते में वो जो पुल है एक पड़ता है। किसी ने उस पुल को चटका दिया, उसमें कुछ ब्लास्ट कर दिया, क्या कर दिया। अब वो पुल टूट गया, उसमें 2 से 4 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी खबर मिली है। ये खबर मिलते ही पुतिन गए हैं फैल, यानी चौड़े हो गए पुतिन। बोले अब भाई साहब अब बहुत हो गया, अब बहुत दोस्ती हो गई, बहुत हमने यूएन की सुन ली, सारे लोगों की सुन ली, अब हम नहीं सुनेंगे। अब ब्लैक सी से हम इनके जहाज़ नहीं निकलने देंगे। किसके? यूक्रेन के। अब ब्लैक सी क्या है ऐसे समझिए, ये समझ लीजिए चौकोर है यूक्रेन। यूक्रेन ऊपर से, दाएं से, बाएं से, सब तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी वहाँ पे ज़मीनी ज़मीन। उसके पास समुद्र का एक ही एक्सपोजर है, वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी पे युद्ध में रूस ने कब्जा कर लिया है। ब्लैक सी के अंदर उसने माइंस बिछा दी, सब बिछा दिया कि अब पनडुब्बियां लगा दी कि यहाँ से निकल के दिखाओ। तो वो जगह पूरी तरह से रूस के कब्जे में थी। हुआ ये कि जब युद्ध हुआ, बड़ा मामला, तो पूरी दुनिया को जब ब्लैक सी रूस के कब्जे में आ गया तो वो ही अकेला रास्ता था जहाँ से इजिप्ट के लिए, जहाँ से टर्की के लिए यूक्रेन से रसद जा सकती थी। और यूक्रेन से जो गेहूं है वो दुनिया के बहुत सारे देशों को ब्लैक सी के माध्यम से ही जाता है। और वैसे भी यूक्रेन के आसपास के बेलारूस हो गया, दूसरे देश जो हैं वो पहले ही रूस के दोस्त हैं, तो उसके पास रास्ता ये ब्लैक सी वाला ही बसता है। अब ब्लैक सी जो है वहाँ से अगर यूक्रेन का माल नहीं जाएगा, खाने पीने का सामान नहीं जाएगा, जहाज नहीं जाएंगे, तो दुनिया को कैसे मिलेगा? तो यूक्रेन का जो अनाज था वहाँ पे गया था, पड़ा सड़ रहा था। तो हुआ ये कि, और इस बीच में बाइडन ने कहा कि भाई भारत जी आप दुनिया को अनाज दीजिए। तो हमारी सरकार ने ये तक हिसाब नहीं लगाया कि भारत की ज़रूरत का कितना अनाज चाहिए, कितना नहीं चाहिए। अंधाधुंध एक्सपोर्ट होने लग गया और नौबत ये आ गई कि जो इतना हमारा सरप्लस रहता है, जो रिजर्व रहता है हमारा, वो खाली हो गया। और इसके बाद भी संकट बढ़ता चला गया। फिर सरकार अचानक चौंकी, अरे क्या हुआ, हमने तो आंख बंद करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था गेहूं। तो इन्होंने कहा अब बगैर आज्ञा के गेहूं एक्सपोर्ट नहीं होगा, यानी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि पता तो रहे कितना गेहूं बाहर जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। तो ये व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई है। इससे ये हुआ कि बहुत सारे देश रूठ गए, अमेरिका नाराज़ हो गया, भाई आप अपने बारे में सोच रहे हो, दुनिया को अनाज चाहिए। भाई 70% लोग हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, वो बेचारे अनाज उनके जीवन में जो वो कमाते हैं
उसका वो सारा का सारा अनाज खरीदने में जाता है। अगर आप वो अनाज महंगा कर दोगे, महंगा हो जान दोगे तो क्या होगा। लेकिन हुआ, भारत जो है ना जनता को खुश करने के लिए बोल रहा था हमने एक्सपोर्ट पे लगा दी रोक, लेकिन गेहूं नहीं जाएगा, दलिया चला जाएगा। आप सोचिए, जाता रहा। उसके बाद लोगों ने फिर सवाल उठाया तो बोले ठीक है, दलिया वगैरह भी नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें भी नहीं जाएंगी, उसके प्रोडक्ट भी नहीं जाएंगे, आटा भी नहीं जाएगा, मैदा भी नहीं जाएगा, 1 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद में नहीं जाएगा। तो 1 महीने का टाइम और दे दिया। तो हमारे यहाँ से बहुत सारा अनाज अलग अलग शक्लों में विदेश चला गया। तो भारत में क्या हो गया, अनाज महंगा हो गया, क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, अनाज महंगा हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने तर्क दिया अनाज महंगा हो गया तो क्या, किसान की तो बल्ले बल्ले हो गई, उसका भी तो अनाज महंगा बिक रहा है। भाई, किसान अपना अनाज बेच चुका है, वो वेयर हाउस में जा चुका है। जो कमाई कर रहे हैं वो बड़े बड़े लाला लोग कर रहे हैं, अडानी टाइप के बड़े बड़े लाला लोग, जो बड़े बड़े जिनके पास वेयर हाउस हैं, जो अपने पास अनाज रखते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो भारत में हुई महंगाई और लालाओं की हुई कमाई और पूरी दुनिया को अनाज मिलने लग गया। लेकिन यूक्रेन से जो अनाज जाता है वो कितना है, जब तक ये नहीं समझेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भारत के साथ में ये महंगाई की मार कैसे दोबारा से पड़ सकती है। 10% दुनिया का जो गेहूं का मार्केट है उस पे यूक्रेन का कब्जा है। यानी दुनिया का हर 10वां आदमी जो गेहूं खाता है वो यूक्रेन से आता है। 15% मक्की का मार्केट यूक्रेन के पास है, मतलब दुनिया को मक्की की सप्लाई 15% यूक्रेन करता है। 13% जो बार्ले होता है, जौ होता है या जो भी कह लें, उसकी सप्लाई भी यूक्रेन करता है। और दुनिया का आधा सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। 44.7 मिलियन टन गेहूं 2021 में यूक्रेन ने भेजा था। यानी आप सोचिए कि दुनिया का 10% गेहूं जिस देश से आता हो, उस देश से गेहूं बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि दुश्मन का उसके उस समुंदर पे, काला सागर पे कब्जा हो गया जहां से गेहूं जाता था। अब क्या हुआ कि दुनिया के बहुत सारे देश, कौन कौन से देश यूक्रेन से अनाज मंगाते हैं और रूस से मंगाते हैं, उसको अगर आप देखें तो उसमें इजिप्ट है, तुर्की है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, यमन है, अजरबैजान है, सूडान है, यूएई है, सेनेगल है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ट्यूनीशिया है, थाईलैंड है। ये सब देश यूक्रेन और रूस से ही अनाज मंगाते हैं। अब दिक्कत ये हुई कि काला सागर बंद हो गया तो हाहाकार मच गया। इजिप्ट जो है उसकी अनाज की सप्लाई लड़खड़ा गई, टर्की की अनाज की सप्लाई लड़खड़ा गई, और बांग्लादेश उसका तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। तो बांग्लादेश को तो मोदी जी, आपको बताइए, मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं बांग्लादेश से, है ना। अभी गए थे ना, अडानी जी मिल के आए बांग्लादेश की राष्ट्रपति से। फिर बांग्लादेश की राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, अंधो गोड्डा प्लांट से, झारखंड से दबा के बिजली जा रही है वहाँ पे। अभी तक वो कह रहे थे 20% महंगी पड़ती है, 30% महंगी पड़ती है, हमको बिजली की कमी नहीं है, वगैरह वगैरह सारी शिकायतें दूर हो गई। यहाँ तक उन्होंने कहा था, जब अडानी वाला पूरा हिंडनबर्ग कांड आया था, कि भाई साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पे उनको भी तो वोट लेना, कि हमको जो है वो इस डील को रिव्यू करनी चाहिए। जाके मिल के आ गए अडानी जी वहाँ की प्रधानमंत्री से, सब कुछ चंगा, सब चंगा सी। खैर, तो ये जो सीन है, तो बांग्लादेश को अनाज भारत से मिल गया था। तो हुआ ये कि जो दुनिया में अनाज, अगर आप ऐसे भी देखें, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोई अगर अनाज का एक्सपोर्टर है तो वो यूक्रेन है। देखिए, अनाज अगर महंगा होता है तो फ़ायदा किसको होगा? रूस को होगा, अमेरिका को होगा, क्योंकि ये इससे बड़े वाले एक्सपोर्टर हैं। कनाडा का होगा, फ्रांस का होगा, ये चारों से बड़े एक्सपोर्टर हैं। अमेरिका की तो लॉटरी लग गई। अभी मैं आता हूँ कि अमेरिका की लॉटरी लगी, और फिर दोबारा से जब मैंने कल वीडियो बनाया था कि अमेरिका और रूस कैसे मिले हुए हैं, वो इसमें दिखाई देगा आपको। होता यह है कि काला सागर से सप्लाई बंद हो गई है, तो फिर सारी दुनिया के देशों ने रूस को मनाया, संयुक्त राष्ट्र ने मनाया कि भाई ये अनाज जो है ना सड़ जाएगा। अब ये एक फसल तो आ गई है, ये पड़ा हुआ है खलिहानों में, सड़ जाएगा, वेयर हाउस में कितना बचेगा। तो फिर रूस ने कहा ठीक है, मैं अपने सब हटा ले रहा हूँ, बारूदी सुरंग हटा रहा हूँ, मैं अपनी पनडुब्बियाँ हटा रहा हूँ और परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त होगी कि ये जो इसके अंदर से अनाज जाएगा, इसमें ना हथियार जाना चाहिए ना आना चाहिए। तो क्या करें? बोले एक हमारा कॉमन फ्रेंड है, वो है टर्की।
टर्की ने अपना नाम टर्की क्यों रखा, ये भी रोचक है। टर्की एक पक्षी होता है जिसको लोग खाते हैं और उसको क्रिसमस में बड़ा शुभ माना जाता है खाना। अब टर्की को लगता था कि लोग सर्च करते हैं टर्की तो आ जाता है पक्षी टर्की, तो इस वजह से उन्होंने अपना नाम टर्कीये कर दिया। तो टर्कीये जो है उसको बनाया गया कि भाई तू हो जाए इनका बीच का चौधरी। तो टर्कीये को एक नोडल एजेंसी बनाया गया कि जो भी अनाज का जहाज़ निकलेगा या खाली जहाज़ यूक्रेन आएगा उनकी जांच टर्की में होगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो काला सागर है, जैसे ये यूक्रेन है, इसके नीचे काला, इतना सा काला सागर है, बाकी तरफ से वो ज़मीन है। इसके नीचे से सबसे पहले पड़ता है टर्की। तो साहब ये हो गई कहानी। अब इसमें जो है वो सारा का सारा अनाज निकलना वहाँ से शुरू हो गया, इनका अनाज बिक गया। अब आप देखिए दुनिया में अनाज का दाम ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा कौन कमाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है रूस। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन कमाएगा, अमेरिका कमाएगा। ये दो ही देश सबसे ज़्यादा गेहूं दुनिया को बेच रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा खेती किसके पास है, बिल गेट के पास। कहानी निकलेंगी तो लंबी लंबी जाएंगी। बहरहाल तो ये जो सीन है इसमें अगर आप देखें कि 71% ज़मीन यूक्रेन की खेती की ज़मीन है, 71% ज़मीन पे खेती होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना यूक्रेन का गेहूं होता होगा। अब यूक्रेन का जो खलिहान वाला पुराना माल निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब आया है हार्वेस्ट का सीजन, यानी यूक्रेन में नई फसल कटने वाली है। अब ये कहानी गायब है, ये कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग बात कर रहे हैं पुल तोड़ दिया तो रूस बदला ले रहा है, तो उसने दोबारा से अपनी सारी पनडुब्बियाँ और बारूदी सुरंगें लगा दी और बोले कि ये मेरा काला सागर है, यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, यहाँ पे मेरा कब्जा है। तो अब रूस का अनाज फिर फंस गया। अब सोचिए यूक्रेन का अनाज फिर फंस गया। अब यूक्रेन का अनाज फंस गया तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि यूक्रेन का अनाज जो बाहर जाता है वो नहीं पहुँचेगा, तो यूक्रेन की फसल नहीं पहुँचेगी, सूरजमुखी नहीं पहुँचेगा, तेल नहीं पहुँचेगा, आपका बार्ले नहीं पहुँचेगा, आपका मक्का नहीं पहुँचेगा और गेहूँ नहीं पहुँचेगा। तो क्या होगा, जो इनको एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे देश हैं उनकी कमाई होगी। उनमें कौन कौन से देश हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखें कि ये पूरा जो 71% धरती पे यूक्रेन की पैदावार होती है, ये सारी की सारी फंस गई है काला बाज़ार में। यूक्रेन की जो टोटल एक्सपोर्ट है, अभी तक हम इन अनाजों की बात कर रहे थे, जो टोटल एक्सपोर्ट है यूक्रेन का और रूस का, हम इसमें यूक्रेन पर नज़र डालें तो यूक्रेन का 9.64% जो एक्सपोर्ट है वो कॉर्न का है, पूरे एक्सपोर्ट का सब मिला के। दूसरा नंबर आता है वीट का, यानी गेहूं का 6.27% और 6.79% लोहा अयस्क, खनिज लोहा, जो ज़मीन के अंदर से लोहा निकलता है ना, वो ऐसा कैसा भेज देते हैं, तो 6% उसका योगदान है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके अलावा सीड ऑयल जो है उसका 7.57% योगदान है। तो ये देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा यूक्रेन को फटका लगने वाला है किस चीज़ से, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट उसके रुक गई। दूसरा उसकी और सारी चीज़ें भी हैं। पहले वो रशिया को एक्सपोर्ट करता था, चीन को करता था, जर्मनी को करता था, अब उसके हो गए सबसे पंगे। अब क्या करेगा, उसका जर्मनी बचा हुआ है, पोलैंड बचा हुआ है, लेकिन उनके पास भी जाएगा कहाँ से, वो जो नीचे काला सी है उसको तो घेर रखा है। अब आप समझिए रूस और यूक्रेन के दोनों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन है और इसके कारण ये सोचिए कि यूक्रेन का ओडेसा, खेरसोन और माइकोलेव और बाकी जो दूसरे पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे अब यूक्रेन के लिए बंद हो गए हैं। यानी अब दोबारा से जब गेहूं की नई फसल आई तो दुनिया में गेहूं की कमी होने वाली है। दुनिया में गेहूं की कमी होगी तो अमेरिका बोलेगा इंडिया, दूसरों के बारे में भी सोचो, एक्सपोर्ट करो, गेहूं दुनिया को दो। इजिप्ट बोलेगा मोदी जी मेरे भाई नहीं हो, धीरे से बोलेगा आपका सम्मान करा दूंगा, रैली करा दूंगा, आपकी चमाचम करा दूंगा, मैं आपको सर्वोच्च सम्मान दे दूंगा। कोई कुछ बोलेगा। और हमारे यहाँ से क्या होगा, जो सबसे गरीब, सबसे आखिरी पांत का आदमी है, जिसके लिए गेहूं उसके महीने के खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप अगर मान लीजिए अपर मिडिल क्लास हैं, आपके लिए गेहूं आपके पूरे खर्चों में से 1% भी नहीं होगा। एक पुअर क्लास आदमी है, उसके महीने के खर्चे में 60-70% गेहूं का खर्चा हो सकता है, 50% खर्चा हो सकता है। तो गेहूं महंगा होगा तो उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। और फिर से गेहूं का ये पक्का मान के चलिए कि कोई रो के, पिछली बार भी हुआ था,
फिर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर से हमारे यहाँ पे महंगाई होगी। बहरहाल कहानी इतनी सी है, और इस इतनी सी कहानी में कौन कौन से देश भारत को मक्खन लगाएंगे कि उनको दे दो आप, उसको समझने के लिए इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, टर्की है, यमन है, फिलीपींस है, मोरक्को है। ये हैं जो टॉप कंट्रीज़ जहाँ पे गेहूँ यूक्रेन का जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सरल भाषा में पूरी राम कहानी आप समझ गए होंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये जो पुल तोड़ा गया है उसके बहाने जो पुतिन ने प्रतिबंध लगाए हैं, इससे कितना रायता फैल गया है। अब अमेरिका कह रहा है ये गलत है, रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र भी बयान देगा, सब बयान देंगे, लेकिन आप सोचिए रूस की इस हरकत से फ़ायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका वैसे उसका दुश्मन है। किसने कल का वीडियो ना देखा हो वो तो जानते ही हैं, कि वो नहीं जानते होंगे तो बता दूं कि किस तरह से अभी भी अमेरिका धनाधन यूरेनियम खरीद रहा है रूस से, वैसे दुश्मन है। जो भी हो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सबका ज्ञान बढ़ाएँ। नमस्कार, जय हिंद।